हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रीट एसएस में यूनिट 3 का टॉपिक है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटेन की किस प्रकार की नीति थी, कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए थे, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किए गए थे और प्रमुख अधिनियम कौन कौन से थे। जैसे 1773 से लेकर 1947 तक के जो नियम थे, अधिनियम थे, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, वो अपन सब पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। अब सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रीय सूची के मुख्य विषय उस समय कौन कौन से थे। विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार और सार्वजनिक ऋण, ये मामले जो होते थे ये केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते थे। और प्रांतीय सूची के मुख्य विषय क्या क्या थे? स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि कर, अकाल सहायता और कृषि व्यवस्था। अब आप देखिए, ब्रिटेन सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए कौन सा कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? पील कमीशन की रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। साथ ही फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। यह आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना के पुनर्गठन के लिए किस रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया, साथ ही फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। तो पील कमीशन की रिपोर्ट द्वारा। अब अपन देखते हैं 1935 का जो भारत शासन एक्ट था, इसके द्वारा क्या क्या अधिनियम लाए गए थे, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे पहले इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी और प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था 1919 के नियम के तहत, वो समाप्त करके केवल केंद्र में ही द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। 1935 के एक्ट द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की कार्यकारिणी पर भी गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। केंद्रीय विधान राज्यसभा और संघीय सभा में विभक्त थी। राज्यसभा उच्च सदन कही गई, जो कि एक स्थायी संस्था थी और इस राज्यसभा के अंतर्गत 260 सदस्य थे, जिसमें 104 सदस्य देशी रियासतों से तथा 156 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे, जिनमें 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते थे। दूसरी थी जो संघीय सभा थी, इसे निम्न सदन कहा गया था और इसका कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष का होता था और इस संघीय सभा को समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। और इसकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 375 निर्धारित की गई थी। इसमें 125 सदस्य थे देशी रियासतों से और शेष 250 में से 246 थे सांप्रदायिक और अन्य वर्गों से और 4 सदस्य अप्रांतीय थे, जो कि व्यापार, उद्योग तथा श्रम को दिए गए थे। और 1935 के एक्ट में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। फिर इसके अंतर्गत शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए थे ब्रिटिश काल में? भारतीय राज्यों के प्रति क्या ब्रिटिश रीति थी? 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, यह आप सभी जानते हैं। और इस वुड डिस्पैच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम इंग्लिश ही रखा गया था। भारत सरकार के जो शिक्षा सलाहकार थे सर जॉन सार्जेंट, इन्होंने जो योजना पेश की थी उसके तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने और 6 से 11 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थे। अब देखिए आप, ब्रिटिश कालीन शासन का भारत समाचार पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो भारत के जो समाचार पत्र थे उनका ब्रिटिश कालीन शासन पर क्या प्रभाव पड़ा था? ब्रिटिश कालीन शासन का सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। फिर इसके बाद इल्बर्ट बिल क्या था? आप याद रखिए, इल्बर्ट बिल के अनुसार सभी न्यायाधीशों को, चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज, उन्हें समान अधिकार होने चाहिए थे। फिर इसके बाद राजस्थान रियासतों के ब्रिटिश काल में प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या थे? आज़ादी के पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देशी रियासतें थीं। रियासतों को अंग्रेजी रेजिडेंट की निगरानी में शासन चलाना पड़ता था। 1839 में जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया था और ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में एक शासन परिषद का गठन किया गया था और इससे जयपुर राज्य में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना भी की गई थी। जो ब्रिटिश एजेंट था थर्सबी, इसने न्याय विभाग को शासन विभाग से अलग कर दिया। बाद में जयपुर में 4 सदस्यों की अपील अदालतों की स्थापना की गई थी। इसके 2 न्यायाधीश अपील सुनते थे। अपील अदालतों की स्थापना में 2 न्यायाधीश जो थे वो अपील सुनते थे और 2 न्यायाधीश फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते थे। कुछ समय बाद यह परिषद 2 भागों में विभक्त हो गई, पहली इजलास और दूसरी महकमा खास। महकमा खास ही राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता था। 1858 के बाद शासन
कंपनी के सचिव बनकर रह गए, सचिव सेवक बनकर रह गए। ब्रिटिश सरकार ने बाध्य कर अलवर नरेश को इंग्लैंड भेजा। नाबालिग कुमार द्वारा राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था और उदयपुर में ऐसा अवसर 1861 में ब्रिटिश सरकार को मिला था। बीकानेर रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी और यहीं पर 1922 में उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय स्थापित किया गया था बीकानेर में। और 1930 में राजस्थान की सभी रियासतों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप न्याय व्यवस्था लागू की गई थी। आपसे पूछ लिया जाए कि उच्च न्यायालय के अनुरूप मुख्य न्यायालय 1922 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो बीकानेर रियासत में किया गया था। ग्राम पंचायतों से ऊपर की इकाई परगनों को जिलों में बदल दिया गया और जिलाधीशों द्वारा वे शासित होने लगे थे। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ अजमेर क्षेत्र से हुआ था और अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद इसने धीरे धीरे भारत में पैर पसारना शुरू किया और भारत में इसका शासन स्थापित हुआ था। सबसे पहले आता है अपना रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 21 जून 1773 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने स्वीकृत किया था। यह आप याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकृत किया गया था, तो 21 जून 1773 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने रेगुलेटिंग एक्ट स्वीकृत किया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसका मतलब यह था कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए तो उन्होंने गवर्नर की नियुक्ति की, लेकिन गवर्नर के नीचे कौन से कर्मचारी होंगे, इसके लिए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जैसे भारत में केंद्र की सरकार है और राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, फिर राज्यपाल आदि की नियुक्ति की जाती है। वैसे ही यहाँ पर गवर्नर जनरल तो पहले ही थे बंगाल, बंबई और मद्रास में, लेकिन इनके अंडर कौन से कर्मचारी कार्य करेंगे उनकी नियुक्ति के लिए केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसके नाम को बदलकर क्या किया गया था, गवर्नर जनरल किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तथा बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में एपेक्स न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही भारतीय प्रांतों का एकीकरण स्टार्ट हुआ। तो भारतीय प्रांतों के एकीकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हुई थी, इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। फिर आता है दूसरा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी दोष थे उन दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने एक संशोधन करके संशोधन एक्ट 1781 पारित किया, जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो 1781 में जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए आया था और इस एक्ट का नाम क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था और 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत से संबंधित जो भी मामले थे उन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। भारत से संबंधित जो भी मामले होंगे उन्हें ब्रिटिश सरकार हैंडल करेगी। जैसे व्यापार के मामले हो गए कुछ या फिर कानूनी मामले हो गए, तो भारत से संबंधित मामलों को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके संचालक मंडल के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग भागों में बांट दिया। राजनीतिक कार्य के लिए अलग मंडल की नियुक्ति की और व्यापारिक कार्य के लिए अलग नहीं। तो इनको राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को किस एक्ट ने अलग कर दिया था,
पिट्स इंडिया एक्ट ने अलग कर दिया था। फिर आता है इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यकलापों व इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके भारत में क्या क्या कार्य रहेंगे तथा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका नियंत्रण रहेगा, उसके प्रशासन पर। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों और उसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया था। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। ये भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में प्रारंभ की गई थी 1793 में। फिर आता है इसके बाद तीसरा एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। ये जो एक्ट था इसने कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार रखती थी वो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी वो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त हो गया। लेकिन कंपनी के चीन के साथ उसका व्यापार तथा चाय के व्यापार पर उस ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व चलता रहा। फिर इसके बाद आता है 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य तथा विधायी शक्तियां कौन से एक्ट द्वारा प्रदान की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य तथा विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गई। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। फिर बंबई और मद्रास की जो सरकारें थी उनकी विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। सबसे पहले उन्हें विधायी शक्तियां प्रदान की गई थी, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंबई और मद्रास सरकारों की जो विधायी शक्तियां थी उन्हें कानूनी अधिकार उनसे ले लिए गए। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो कानूनी सदस्य था, विधि सदस्य, उसे गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। विधि सदस्य जो थे उसे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई थी, उसमें शामिल किया गया था। लॉर्ड मेकाले जो थे ये प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। आप याद रखिए किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। फिर इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। सबसे पहले जो चार्टर एक्ट थे अपने 1773 से 1853 के बीच, वो ये उनकी श्रृंखला में ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला क्या, ये अंतिम एक्ट था। उसके बाद भारत सरकार एक्ट चालू होगा 1858 में, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई थी। तो उसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटिश राज के अधीन भारत का शासन कर दिया गया था। तो आप यह याद रखिएगा कि 1773 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम एक्ट कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट। फिर 1857 का क्रांति हो गई। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का शासन किसके अधीन कर दिया गया था? ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया था। तो अब ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अंतिम एक्ट था। इस 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया। कि 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसने गवर्नर जनरल परिषद के जो विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया। फिर आता है इस 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया था। यह पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था और मेकाले समिति का गठन किया गया था इसके लिए। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और उसके चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ हुआ और
1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था। फिर आता है इसमें कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा डायरेक्टरों की संख्या में कटौती कर 24 में से 18 कर दी गई, जिसमें 6 की नियुक्ति किसके द्वारा की जानी थी? क्राउन द्वारा, ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जानी थी या होती है। फिर आता है 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो मेकाले समिति नियुक्त की गई थी भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति शुरू हो गई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत की शासन व्यवस्था किसके हाथों के अधीन चली गई? ब्रिटिश क्राउन के अधीन या ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। अब आता है भारत सरकार एक्ट 1858। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के बाद 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया। ब्रिटिश क्राउन की जो शक्तियां थी उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाना था? भारत मंत्री या भारत सचिव द्वारा किया जाना था। इसके लिए भारत सचिव की नियुक्त की गई। फिर जो प्रथम भारत सचिव बने थे वो कौन थे? सर चार्ल्स वुड भारत के प्रथम सचिव बने थे। याद रखिएगा, प्रथम भारत सचिव कौन थे? चार्ल्स वुड। फिर आता है 1858 के एक्ट के तहत इस गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया? वायसराय और गवर्नर जनरल किया गया था। 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वायसराय व गवर्नर जनरल किया गया। और 1858 के एक्ट के द्वारा ही विलय की नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, उसके तहत किसी भी रियासत को उनके अगर पुत्र नहीं होने पर उनकी रियासत को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाता था। तो वो किस एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ? 1858 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा चालू की गई डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स अर्थात विलय की नीति को समाप्त किया गया। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर 1858 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम हटाकर वायसराय और गवर्नर जनरल किया गया और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल बने थे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा की गई, जो कि इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी। इस घोषणा में कहा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और भारत का शासन जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया जाता है, जो कि कहां पर पढ़ी गई थी? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी। तो आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया द्वारा कहां पर आयोजित दरबार में घोषणा की गई कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन किया जाता है। तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़कर सुनाई गई थी। फिर इसके बाद आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की स्टार्टिंग हुई। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसमें कानून जब बनाए जाते थे, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की शुरुआत हुई। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा थे, दूसरे थे महाराजा पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो आप याद रखिएगा तीनों के नाम कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में शामिल किए गए कानून बनाने की प्रक्रिया में जिन भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया उनमें से कौन नहीं है? तो 3 भारतीय थे जिन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने नियुक्त किया था 1861 में, बनारस के राजा महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव को। इन्हें विधान परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में नियुक्त किया गया, मनोनीत किया गया था। फिर बंबई और मद्रास की जो विधायी शक्तियां वापस ले ली गई थी, उन्हें पुनः वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, बंबई और मद्रास को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। इस एक्ट ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया था। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। मतलब सत्ता जो किसी एक ही सेंटर में केंद्रित रहती थी, एक ही के पास रहती थी, इस 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, अर्थात बंबई और मद्रास को विदेश शक्तियां पुनः वापस करके उन्होंने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया। पोर्टफोलियो जो व्यवस्था है वो किस एक्ट के द्वारा मान्यता प्रदान की गई उसे? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पोर्टफोलियो व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई।
इस 1861 के एक्ट के द्वारा बंगाल 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ था 1862 में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जो क्षेत्र थे उनमें 1866 में विधान परिषद का गठन हुआ। फिर आया पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की थी। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक प्रणाली प्रारंभ की गई मंत्रालय प्रणाली, उसे मान्यता प्रदान की थी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति या बिना किसी के आज्ञा के अध्यादेश जारी करने के लिए स्वीकृत किया या अधिकृत किया था। इसे शक्ति प्रदान की गई कि जब आपातकाल की स्थिति बन जाए तो वायसराय को किसी की आज्ञा या संस्तुति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अध्यादेश जारी करके आपातकाल की स्थिति को संभाल सकता है। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी 1882 में, जबकि प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? 1911 में लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1892 का भारतीय परिषद एक्ट, फिर इसके बाद आएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, फिर आएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, फिर आएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम और अंत में आएगा अपने भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।